हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें कि आज हम अपना एक नया चैप्टर नंबर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके टॉपिक्स के नाम मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं। ओवरऑल दोस्तों आपको इसमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बिकॉज जब आप डिज़ाइन पढ़ेंगे थर्ड ईयर में जाके तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। एंड सिविल वाले बच्चों के लिए आरसीसी में इसका यूज होगा काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको भी उतने ही आसान तरीके से समझते चलना है, ठीक है। टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ पर बीम है। हम बीम के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि मैकेनिक्स में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था बीम क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बीम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे। ये 4 टॉपिक तो आपके स्टार्टिंग वाले थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से आपका डेरिवेशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। 5वां टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, यानी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। यहाँ पर जब हम किसी भी बीम पर लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण बीम में शियर फोर्स कैसे उत्पन्न होता है, बेंडिंग मूवमेंट कैसे उत्पन्न होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम 5वें टॉपिक में, ठीक है। 6ठे टॉपिक में हम साइन कन्वर्जन देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के लिए, कि बेंडिंग मूवमेंट का साइन अगर लोड ऊपर की ओर लग रहा तो प्लस लेंगे या नीचे की ओर लग रहा तो माइनस लेंगे, कैसे कहाँ कैसे लेना है। ऐसी बेंडिंग मूवमेंट में क्लॉकवाइज के केस में कैसा साइन होगा, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा साइन होगा, इसमें आपको समझा देंगे 6ठे टॉपिक में, ठीक है। 7वां टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन देखेंगे। किसी बीम पे आप लोड लगाते हैं तो एक लोड हो गया, दूसरा लोड के कारण उसमें शियर फोर्स उत्पन्न होता है, शियर फोर्स हो गया, तीसरा बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, बेंडिंग मूवमेंट, यानी लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, डेरिवेशन है पूरा, 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसकी भी बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। एंड लास्ट और आप सबका फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्त, यहाँ से 5 नंबर फिक्स कर लेंगे आप सभी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी आता है एसएफडी एंड बीएमडी का, जरूर आता है, ठीक है, हर साल रिपीट होता है। आपके सिलेबस में 3 ही बीम पर आएंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम का पूछ सकता है, कैंटिलीवर बीम का पूछ सकता है, इसके अलावा ओवर हैंगिंग बीम का भी पूछ सकता है, जिनमें ओवर हैंगिंग बीम आपका थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु भी आता है। मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। एंड अब तक आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर जो स्पीड से कोर्स चल रहा है, इस स्पीड से चलता रहा तो कोर्स एग्जाम तक कवर नहीं हो पाएगा। यू आर राइट, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही होगा, अगर इस तरह कोर्स चलता रहा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है कोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखेंगे, लेक्चर भी डेली प्रोवाइड करेंगे और लगभग 1-1 घंटे से कम का कोई लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लास रहेंगी, जिससे कि हम चैप्टर्स को, कोई भी चैप्टर हो मुश्किल से 4 से 5 पार्ट में उसे कंप्लीट कवर कर लें विद न्यूमेरिकल के, ठीक है। फिर हम इजीली कंप्लीट कर पाएंगे अपने कोर्स को बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो अब से आपकी क्लास रेगुलर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना मेरे पास टाइम बचेगा मैं मैक्स टू मैक्स टाइम आपके लिए दूंगा। और साथ ही एक और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 1-2 दिन में मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज मेरा ऑफलाइन वाला एक बैच कंप्लीट होने वाला, तो उसका टाइम निकाल के आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर डे मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब आपका काम बनता है वीडियो को शेयर करना और नए नए साथियों को जोड़ना, एंड लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। आप टॉपिक्स के नाम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं और हेडिंग लिख लेंगे सभी दोस्त, बीम। हेडिंग लिख लीजिए सभी, बीम यानी धरन। अब देखिए, जितना थ्योरी का पार्ट है मैं आपको सब कुछ यहाँ सिर्फ समझाऊंगा, उसके नोट्स नहीं यहाँ से आपको लिखने हैं। नोट्स के लिए आपको पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है, हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ बीम के बारे में सब कुछ समझा दूंगा, आप चाहें तो साथ साथ सुन करके लिख सकते हैं। जो डायग्राम वगैरह बनाऊंगा उन्हें आप बना सकते हैं रफली, बाकी मैं पूरा कंप्लीट पीडीएफ दूंगा। मैं आपको नोट्स दिखा दूं एक बार, मेरे पास जो लिखे हुए नोट्स हैं ये आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा मैं लिखे हुए हाथ के, ठीक है। इस चैप्टर के जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर क्या करना, थोड़ा स्पीड को मेंटेन रखना है, समझते चलेंगे, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे टाइम बचेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉपर आपको यहीं से करने हैं, उसके कोई पीडीएफ नहीं होंगे, उसके लिए आपको बोर्ड से ही समझना होगा, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं बीम की, और बिल्कुल आसान तरीके से आप सबको समझना है, क्लियर। बीम आप सब ने देखा होगा, आपकी बिल्डिंग में बीम कहाँ होती है, जैसे आपके घरों में बरामदा होता है, बरामदा देखा सभी ने। बरामदे में क्या होता है, कॉलम होते हैं, जैसे एक इधर हो गया कॉलम, कॉलम मतलब खंबे जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, गाँव की लैंग्वेज में। इधर हो गया, ये क्या है, कॉलम है सपोज ये।
और इसके ऊपर यहाँ पर आपने कोई बीम बना रखी है, ठीक है, कॉलम के ऊपर। ये क्या है, ये बीम है। क्लियर। आपको पता है, सिविल वाले जितने स्टूडेंट जानते होंगे कि ब्रिक का जो सिंबल होता है इसे डबल लाइन खींचते हैं, इसका मतलब है ईंटों के बने हुए कॉलम है। ये किसके बने हैं, ये ईंट के बने हुए कॉलम है, ये वाले, ठीक है। ये भी कॉलम मतलब आप दीवार बोल सकते हैं, एक तरह से वॉल है ये, ठीक है। बीम एक तो आपकी कॉलम के ऊपर होती है, दूसरा बीम स्लैब के नीचे भी होती है जो दीवार पर टिकी होती है, जैसे टी बीम कहते हैं, आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे सिविल वाले बच्चे सभी। ये वॉल है दोनों तरफ, आप इसको सपोर्ट नाम भी दे सकते हैं। जो वॉल मतलब दीवार है दोस्त, इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट। दोनों तरफ से आपने सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पर भी आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। क्लियर ना, दीवार को आप सपोर्ट कह दीजिए। ये जो बीम होती है, ये बीम आपकी अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं बीम, वो आरसीसी की यूज़ करते हैं। कौन सी, आरसीसी की, समझते चलेंगे सभी, आरसीसी की। इसके अलावा और कौन कौन सी बीम होती हैं। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की बीम आपके घरों में ज़्यादातर यूज़ होती है। इसके अलावा बीम स्टील की भी होती है, स्टील मतलब इस्पात की बीम। और पुराने टाइम पर लकड़ी की बीम भी यूज होती थी, वुड वाली, जिन्हें हम सिविल की लैंग्वेज में टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। लकड़ी की बीम भी हुआ करती थी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये बीम आरसीसी की बनी हुई है। आरसीसी का सिंबल क्या होता है, ऐसे ट्रेंगल टाइप से बनाएंगे आप इस तरह से। कंक्रीट की है, मतलब यहाँ पर कंक्रीट बना दे रहा हूँ। कंक्रीट में ये गिट्टी होती है जो ट्रेंगल जैसा बना रहे हैं, और इसमें आपने क्या भर रखा है, इसमें हमने सीमेंट और बालू डाल दिया पानी मिला करके इस तरह। तो ये कंक्रीट की बीम हो गई, ठीक है। इस तरह समझाने के लिए आपको पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बीम है। सबसे पहले चीज़ आपको बताना ये है कि बीम जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है। तो आप सभी ने देखा होगा बीम को हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ऐसे क्या किसी ने ऐसे खड़ी हुई बीम देखी है। कॉलम होता है हमेशा खड़ा हुआ, बीम कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ऑलवेज टाइम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बीम क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। पहली चीज़ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेंबर। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको क्षैतिज अवयव है किसी संरचना का, क्षैतिज अवयव, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। अब बात करें इस पर लोड कैसे कार्य करता है। तो किसी भी मेंबर की एक अक्ष होती है, तो इसकी अक्ष यहाँ से बीच में से जा रही है, ठीक है, ये वाली, ये इसकी क्या है, अक्ष है। यहाँ पर ये इसकी अक्ष है, और इस अक्ष को हम बोलेंगे कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेंथ के अलोंग है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष। आगे बताएंगे, यहीं पर न्यूट्रल एक्सिस भी होती है यही वाली आपकी, तो वो आपके थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल अक्ष का मतलब है ये अनुदैर्ध्य अक्ष है, अनुदैर्ध्य अक्ष। समझते चलेंगे, आपको पूरे डिटेल में समझा देंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडनल अक्ष थी ये, ठीक। अब बात करते हैं इस पर लोड कैसे कार्य करता है, लोड के बारे में। अब देखिए, लोड हमेशा ऊपर से आएगा ऐसे बीम के ऊपर। जब यहाँ से लोड आता है तो ये लोड इस बीम की अक्ष पर परपेंडिकुलर काम करता है। अब आप कहेंगे लोड तो हम इंक्लाइंड भी लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं इंक्लाइंड लोड भी, बट इसका इफेक्ट अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर ही जाता है। जब हम इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, दो कंपोनेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट इस पर हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करेगा। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बीम पर जब भी लोड कार्य करता है, ये W कोई लोड है, और ये लोड जो कार्य करेगा इस पर कैसे कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। कैसे, परपेंडिकुलर काम करेगा, ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। इसके बाद अब इस लोड का नाम क्या होता है। इस लोड का जो नाम होता है, इसके दो नाम है लोड के। आप इसको ट्रांसवर्स लोड कह देते हैं, ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ भार। क्लियर ना। और दूसरा नाम होता है इसका, और करके आप लिख सकते हैं दूसरा नाम इसका। दूसरा नाम क्या होता है इसका, लेटरल लोड, लेटरल लोड। इसी को हम लेटरल लोड भी कहते हैं, यानी पार्श्व भार भी कहते हैं। तो बीम पर जो लोड कार्य करता है, ये प्रीवियस ईयर के जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है। बीम पर जो भी लोड कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं, अनुप्रस्थ भार कहते हैं, या फिर लेटरल लोड कहते हैं। इस लेटरल लोड को ही अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। पॉइंट लोड लगा हुआ है अभी, तो इसी का टाइप है पॉइंट लोड, इसी का टाइप हो जाएगा यूडीएल, इसी का टाइप हो जाएगा यूबीएल, लेकिन मेन नाम होता है इसका ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है, और जब भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है उसको लेटरल या ट्रांसवर्स बोलते हैं। अनुदैर्ध्य के लंबवत होता है अनुप्रस्थ। क्लियर ना।
तो ये तो यहाँ पर आपको इसके बारे में हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन आपको कैसे बनानी है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताया कि बीम किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम क्या है? बीम किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, ये जो बीम है दोस्तों, इस बीम में क्या है, ये सभी जगह इसकी चौड़ाई सेम है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं क्या है, ये यूनिफॉर्मली सेक्शन है, ठीक है, या एक समान काट की बीम है। एक समान काट का मतलब क्या है कि हर जगह इसकी जो चौड़ाई है वो सेम रहती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कहीं मोटी हो गई कहीं पतली हो गई, इसीलिए बोलेंगे हम एक समान काट की, यानी किसी संरचना का एक समान काट का वह क्षैतिज अवयव जिस पर लोड सदैव इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कार्य करता है, और इस लोड को हम ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। क्लियर ना, समझ आ गया सभी को। एंड बीम का मेन काम क्या होता है आपने देखा होगा। अगर मैं और डिटेल में थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो बीम के ऊपर छत होती है, ठीक है, या और भी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो बीम क्या करती है, अदर बिल्डिंग के अदर स्ट्रक्चर की हेल्प से जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ज़मीन के ऊपर की जितनी स्ट्रक्चर है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और ज़मीन के नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर का जितना लोड है वो उसको सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है, यानी बीम के ऊपर जितना भी लोड आएगा वो नीचे उसे ट्रांसफ़र कर देगी। ये बीम का काम होता है, ठीक है। किस किस की बनी होती है बीम? आरसीसी की भी होती है, स्टील की भी होती है, एंड टिम्बर की भी होती है, यानी आरसीसी इस्पात और लकड़ी की बनी हुई होती है। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। आप ये वाला डायग्राम जरूर बनाएंगे, एंड मैंने आपसे पहले ही कह दिया जितना थ्योरी पार्ट है आपको पीडीएफ में दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। क्लियर, हटाते हैं इसको। अगली हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। ऐसे समझते चलना है आपको, बस ये डायग्राम अपने नोट्स में जरूर बनाते रहें। हालांकि पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो वो भी आप साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम यानी बीम के प्रकार, धरन के प्रकार। अब आपके जो सिलेबस में बीम दी गई है दोस्तों, वो दी गई है सपोर्ट के बेस पर, यानी सपोर्ट के बेस पर बीम को क्लासीफाई किया गया है, जो कि 5 टाइप की हैं। वैसे बीम हमारी मेनली 2 ही टाइप की होती है, एक होता है डिटर्मिनेंट बीम और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट बीम। डिटर्मिनेंट बीम मतलब ऐसी बीम जिसको हम रिएक्शन की हेल्प से, जिनके हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशंस होती हैं उनकी हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेंट बीम ऐसी होती हैं जिनको हम संतुलन की जो सामान्य अवस्था वाली इक्वेशन होती हैं उनकी हेल्प से हम नहीं निकाल सकते, उन्हें कहते हैं इनडिटर्मिनेंट बीम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में 3 आती हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवर हैंगिंग बीम। और इनडिटर्मिनेंट में 2 आती हैं, फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम। तो जो फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम है उसका एसएफडी बीएमडी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम उन्हें नॉर्मली रिएक्शन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। उसके लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना पड़ता है, जो कि आप आगे जाके बीटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हालांकि आप जानेंगे 5 बीम के बारे में, होती क्या क्या है बीम, कौन कौन सी, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको डिटेल में 3 ही बीम को है, ठीक है। तो फिलहाल आपके जो सिलेबस में उसकी बात करें हम, तो टाइप्स ऑफ बीम में आपको 5 टाइप लिखने हैं, क्योंकि सपोर्ट के बेस पर आपकी बीम को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। 5 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप में एक एक करके टाइप के नाम लिखूंगा, साथ में समझाता भी चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, चलो हिंदी में भी थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। हिंदी में कहते हैं इसको शुद्ध आलंबित धरन, शुद्ध आलंबित, शुद्ध आलंबित धरन, या फिर इसको आप सरल धरन भी कहते हैं। सिंपल सपोर्ट होती है ना, शुद्ध आलंबित धरन। अब ये कौन सी बीम होती है? आपने क्या किया, ये कोई आपकी बीम है, ये कोई भी बीम है, और आपने इस बीम के नीचे कोई सपोर्ट लगा दी। कौन सी सपोर्ट? सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट आप 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आपने नीचे से कोई भी इस तरह सपोर्ट रख दी इसके यहाँ पर, दूसरा आप रोलर लगा सकते हैं इसके नीचे, रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट दोनों ही सिंपल के ही पार्ट होते हैं। मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लो ये कोई बीम है, सपोज डेट, ठीक है, ये कोई बीम है और आपको इस बीम को नीचे से सिर्फ रोके रखना है सपोर्ट लगा के। आपने दोनों सिरों पर इसके सिंपल सपोर्ट लगा दिया, ऐसे आपने सिर्फ रोका है, इसको फिक्स नहीं किया है, सिर्फ ऐसे करके रख दिया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ क्या कर रखा है आपने, यहाँ पर दोनों तरफ सपोर्ट के ऊपर रख दिया सिर्फ। अब अगर आप इस पर इस तरह से कोई लोड लगाएंगे ऐसे करके, तो ये बीम आपकी आगे सरक जाएगी इस तरफ, क्योंकि इसको आपने फिक्स नहीं किया है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोड को नहीं सह सकती। अगर आपने इस पर कोई ऊपर से वर्टिकल लोड लगाया
तो ये इसको आसानी से सहन कर लेगी। समझ पा रहे हैं ना, केवल वर्टिकल लोड को ही वियर कर पाती है सिंपल सपोर्टेड बीम, अगर आप कोई मूवमेंट लगाएंगे उसको भी नहीं सहन कर सकती है। इसीलिए सिंपल सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन आती है। जैसे मैं इसको बात करूं, यहाँ पर इसका लाइन डायग्राम, तो ये बीम है, तो इस वाली ए सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगी केवल एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल वाली, जिसे हम आर ए कह देंगे, ठीक है। आर ए पॉइंट पे, ये मान लो बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, केवल आर बी। और बीच में यहाँ पर लोड लगा रखा है आपने, इसको आप डब्लू लोड कह सकते हैं। कौन सा लोड है, डब्लू लोड। तो अब यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वह बीम, आप खुद देख के बोल सकते हैं यहाँ से, वह बीम जो अपने दोनों एंड पर, अपने दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी होती है, उसको हम कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। और सिंपल सपोर्टेड बीम में ये बीम केवल वर्टिकल लोड को सह पाती है, इसलिए इसमें एक ही रिएक्शन आती है। अगर यहीं पे मैं हिंज सपोर्ट लगा देता, आपको टाइप ऑफ सपोर्ट भी आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। हिंज सपोर्ट में यहाँ लगा देता इस बीम के ऊपर। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पर एक पिन कर दिया इसको, ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया, पिन कर दिया, इस तरह से आपने यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा दिया। अब आप वर्टिकल लोड लगाएंगे तो उसको भी सह लेगी, हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो आगे नहीं भागेगी, क्योंकि यहाँ से आपने पिन कर रखा है इसको। समझ पा रहे हैं ना। बट सिंपल सपोर्ट में क्या होगा, इस पर हॉरिजॉन्टल लोड आएगा तो ये इसको सह नहीं कर पाएगी, आगे को चली जाएगी, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर हुआ इतना। तो आप डेफिनेशन लिख देंगे इसकी, वह बीम जो अपने दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी होती है उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों सिरों पर एक एक रिएक्शन उत्पन्न होती है, ठीक है। ये डायग्राम आप सबको बना लेना है। हटाएं इसको। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप, चलिए, सेकंड टाइप होता है कैंटिलीवर बीम। इनके नाम भी साथ साथ लिखते चलिएगा। जो दूसरा टाइप है, दूसरा कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर को हिंदी में हम प्रासधरण कहते हैं, प्रासधरण, ठीक है, प्रासधरण, कैंटिलीवर। अच्छा, मैं पीडीएफ का बता दूं, पीडीएफ टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे सर्च भी कर लेना जीटेक पॉली, वहाँ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में देंगे आपको पूरा लिखा हुआ, तो वहाँ से आप लिख लेंगे देख देख करके। यहाँ पर लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम बचेगा। प्रासधरण किसे कहते हैं, देखो ये आपकी दीवार है, ये क्या है, ये दीवार है कोई, ठीक। और इस दीवार में आपने बीम को फिक्स कर दिया। दीवार में सपोज आपने यहाँ पर क्या किया, ये बीम है कोई, इसको फिक्स कर दिया इस दीवार के अंदर, ठीक। यहाँ पर ये ऊपर कंटिन्यूअस है, ऊपर तक कितनी भी हो सकती है ये दीवार, कहीं तक भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है। ये ब्रिक है, यानी ईंटों की बनी हुई दीवार है ये। यहाँ से मैं जो डायग्राम बनाऊंगा हो सकता है आपकी बुक में ना मिले, ठीक है। मतलब होंगे ऐसे ही, लेकिन जो मैं एक्चुअल वाले डायग्राम होते हैं वास्तव में उन्हें बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप इमेजिंग कर सकें चीज़ों को। है सब कुछ वही, लेकिन बुक में अलग तरीके से भी बना सकता है, तो परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल राइट है ये डायग्राम सभी। आपने यहाँ पर इस पर लोड लगाया, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो लोड, तो आप ये वाला। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये लोड वर्टिकल लोड आ रहा है, तो अब ये यहाँ पर दीवार है। अगर आपने वर्टिकल लोड लगाया, ये इसको भी सह सकता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे थोड़ी ना कहीं नीचे चला जाएगा। आरसीसी की बीम है, इसमें सरिया वगैरह भी पड़ी होती है स्टील की, तो नीचे नहीं बैठेगा ये। इसको लोड को सहने के लिए इस बीम में यहाँ से क्या होगा, ये लोड यहाँ लगा रखा है आपने, तो यहाँ से एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, वर्टिकल। ये वर्टिकल रिएक्शन उत्पन्न हो गई, जैसे आप आर वी कह देंगे, ठीक है, ये वाली। इसके बाद अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल लोड लगाया ऐसे करके, तो क्या बीम ये आगे को चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि अब आपने दीवार में फिक्स कर दिया इसको। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर कैसी रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी। एंड अगर आप इसमें कोई मूवमेंट लगा दें ऐसे करके, तो इस मूवमेंट के कारण बीम घूमेगी भी नहीं, क्योंकि दीवार में फिक्स है। इसका विरोध करने के लिए भी यहाँ से मूवमेंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट, अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ मूवमेंट भी उत्पन्न हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर दो रिएक्शन और एक मूवमेंट कार्य करता है जब भी फिक्स सपोर्ट आ जाती है कहीं पे, तो ठीक है। इतना बताइए, सभी को समझ आ रहा है ये चीज़। अब सिर्फ इतना बनाना डायग्राम में, सिर्फ इतना, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर मतलब प्रास, यानी कि ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है। ये वाला सिरा क्या है, फिक्स है ये, तो इसको आप फिक्स एंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हैं फिक्स्ड एंड। ये फिक्स सिरा है, एंड ये कैसा आपका, ये फ्री एंड है, फ्री एंड। इसको स्वतंत्र सिरा कहते हैं, फ्री एंड। समझ पा रहे हैं सभी, फिक्स एंड फ्री एंड। तो आप क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम क्या होती है,
वह बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है एंड दूसरा सिरा, दूसरे सिरे पर कोई सपोर्ट नहीं होती, दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, तो इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इस बीम के बाद हमने यहाँ पर इसका रिएक्शन वाला डायग्राम भी बना के दिखा रखा है, आप लोग दोनों डायग्राम इसके बना लेंगे। ठीक है, ये भी डेफिनेशन क्लियर हुई। चलिए तीसरी बीम की बात करते हैं, थर्ड बीम। तीसरी बीम आएगी हमारी ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, हालांकि ये वाला रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। तीसरा है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंग कहते हैं दोस्त प्रलंबी को, प्रलंबी धरण। ओवर हैंगिंग बीम, प्रलंबी धरण। ओवर हैंगिंग का मतलब क्या है, कोई भी बीम ओवर हैंग कर रही है। प्रलंबी मतलब बाहर निकली हुई, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, बाहर निकली हुई। दूसरा नाम इसका बाहर निकली हुई धरण भी होता है। बाहर निकली हुई से मतलब क्या है, ये बीम है, इसके 3 डायग्राम पॉसिबल है, मैं तीनों आपको बना दे रहा हूँ। 3 डायग्राम इसके बन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसे बना लेना, मैं तो कहता हूँ तीनों ही बना लेना। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बीम है, आपने क्या किया, इस बीम को इसके सपोर्ट से, इसके दोनों सिरे सपोर्ट से बाहर निकाल दिए, या फिर आपने कोई एक सिरा बाहर निकाल दिया। क्या किया, एक सिरा बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी वह बीम जो अपने दोनों सिरों पर या किसी एक सिरे पर सपोर्ट से बाहर निकली होती है उसे कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों सिरे कैसे हैं, इसके सपोर्ट से बाहर निकले हुए। यहाँ पर एक सिरा राइट वाला एंड यहाँ पर बाहर निकला और यहाँ पर लेफ्ट वाला बाहर निकला है। तो कोई सा एक सिरा या फिर दोनों सिरे अगर सपोर्ट से बाहर निकले हो तो उस बीम को हम कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ सपोज ऊपर से आपने लोड लगा दिया, कोई डब्ल्यू लोड, यहाँ भी लगा दिया डब्ल्यू लोड, आप कहीं पे भी लोड लगा के दिखा सकते हैं, यहाँ भी डब्ल्यू लोड लगा दिया। यह सपोर्ट आपकी सिंपल वाली है लेकिन सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता था, दोनों सिरों पर सपोर्ट लगी होती थी और यहाँ पर सपोर्ट से बाहर निकली होगी बीम। इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बाकी सब सेम है। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बीम है आपकी ये वाली, यहाँ डब्ल्यू लोड लगाया आपने बीच में डब्ल्यू लोड, तो एक तो रिएक्शन यहाँ पर उत्पन्न होगी इसकी सीध में यहाँ, और एक रिएक्शन यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने ए मान रखा है बी, तो ये आर ए कह देना, इसको आर बी कह देना। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट ए बी हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये बीम है, यहाँ लोड आ रहा है ये डब्ल्यू एंड एक रिएक्शन तो यहाँ आ गई, आर ए कह देना, इसको पॉइंट ए मान के इसको पॉइंट बी मान लेना, तो ये क्या होगी रिएक्शन आर बी। समझ आ रहा है। सेम यहाँ भी ये बीम है, यहाँ पर लोड आ रहा है डब्ल्यू लोड, एक रिएक्शन तो इसकी सीध में यहाँ आ जाएगी और एक रिएक्शन इसके सिरे पर यहाँ आएगी। बोलिए इतना समझ आया, क्लियर ना। तो आप ये डायग्राम बना के इसमें दिखा सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, वह बीम जो अपने दोनों सिरों पर या किसी एक सिरे पर सपोर्ट से बाहर निकली होती है ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में देख के। चलिए आगे बात करते हैं, हटा दें इनको। तो ये जो 3 बीम थी हमारी, ये वाली थी हमारी डिटर्मिनेंट बीम यानी निर्धार्य बीम, निर्धार्य धरण। अब 2 आएंगी इनडिटर्मिनेंट बीम, और इनडिटर्मिनेंट जो बीम होती है ना, उनका एसएफडी बीएमडी आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए आपको रिएक्शन नहीं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपकी बुक में इन 3 चैप्टर के ही केवल एसएफडी बीएमडी दिए जाएंगे। जो चौथा और 5वां आपका टाइप है उसके नहीं देगा। चौथा टाइप कौन सा है, चौथा टाइप है फिक्स बीम, फिक्स्ड बीम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आबद्ध धरण, आबद्ध धरण, फिक्स बीम। फिक्स बीम का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे। आपने अभी कैंटिलीवर पढ़ा था, कैंटिलीवर में क्या देखा था, दीवार में एक सिरा फिक्स कर रखा था, यहाँ पर दीवार में दोनों सिरे फिक्स कर देंगे। ये कोई दीवार है, एक दीवार इस साइड ये है, आपने बीम ली और किसी भी बीम का एक सिरा ये वाला दीवार में फिक्स कर दिया एंड दूसरा सिरा ये दोनों सिरे इसके दीवार में फिक्स कर दिया आपने इस तरह से। ठीक है, अब बना लीजिएगा सही से, जो डायरेक्ट समझा के बनाने पड़ रहा है रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अच्छे से स्केल से बनाना, साफ साफ। जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा पढ़ने का मन करेगा। ये दीवार है, पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन ना लें। इसी लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जा करके। ये बीम है। अब क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ देखिए, फिक्स बीम क्या हो गई, वह बीम जिसके दोनों सिरे
किसी दीवार आदि में फिक्स होते हैं। अब दोनों सिरे फिक्स कर दिए, कैंटिलीवर में एक ही सिरा फिक्स था, यहाँ दोनों सिरे फिक्स हैं। अगर आपने बीच में लोड लगाया कोई डब्ल्यू लोड तो इसको ईजिली सह लेगा, ठीक है। हमारे जो बीम होती है घरों में वो यही वाली बीम होती है, कौन सी, ये वाली, क्योंकि हम दोनों सिरे को दीवार में फिक्स कर देते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो यही बीम हमारी बिल्डिंग्स में ज़्यादातर यूज होती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली बीम। ये स्टेबल बीम है। स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, स्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपकी मूवमेंट को भी सह सकती है, हॉरिजॉन्टल लोड को भी, वर्टिकल लोड, किसी भी तरह का लोड लगाओ ये हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल लाइन डायग्राम की फॉर्म में दिखाएं तो ये बीम हो गई, इस पर बीच में यहाँ डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, इसमें 3 तो यहाँ पर उत्पन्न होंगी रिएक्शन, एक तो वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट, इस तरह से मान लो, ठीक है। एंड यहाँ भी सेम यही चीज़, हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन भी होगी, वर्टिकल वाली रिएक्शन भी होगी एंड मूवमेंट भी उत्पन्न होगा इसमें, ठीक है। मूवमेंट ऊपर से भी दिखा सकते हैं, जो डिपेंड करता है किस तरह का इसमें मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से दिखाएंगे आप मूवमेंट को। क्लियर ना। तो ये आपकी कौन सी फिक्स बीम होगी, तो पहचान लेंगे फिक्स बीम कौन सी होती है। क्या हो गया, वह बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स होते हैं, फिक्स्ड बीम कहलाती है। चलिए अगले टाइप की बीम की ओर मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। 5वां टाइप और लास्ट टाइप। 5वां टाइप है बीम का हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम। कौन सी, कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम जिसे हम हिंदी में कहते हैं सतत धरण। अब इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस बीम का मतलब ऐसी बीम जो 2 से ज़्यादा टेक पर लगातार कंटिन्यूअस हो। जैसे ये कोई बीम है और आपने इस बीम को क्या किया, अनेक सपोर्ट पे टेक दिया, यहाँ, ठीक है। एक सपोर्ट आपने यहाँ लगा दी, एक सपोर्ट यहाँ लगा दी, एक सपोर्ट यहाँ लगा दी, मतलब कई सारी सपोर्ट इसके नीचे लगी हुई हैं। एक सपोर्ट यहाँ लगा दी, 2 से अधिक सपोर्ट लगी हैं, लोड कहीं भी दिखा सकते हो आप, यहाँ लोड लगा दिया सपोज डब्ल्यू। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक तो रिएक्शन इस सपोर्ट पे यहाँ उत्पन्न हो गई, एक रिएक्शन यहाँ उत्पन्न हो गई, एक रिएक्शन यहाँ उत्पन्न हो गई और एक रिएक्शन इस पर उत्पन्न हो गई। यहाँ पर ये वर्टिकल लोड है। यहाँ पर या तो आप ABCD नाम दे देना इनको, या 1 2 3 कह देना, ये पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन, ये वाली, ठीक है। तब क्या बोल देंगे, वह बीम जो 2 से अधिक टेकों पर लगातार टिकी होती है। क्या, वह बीम जो 2 से अधिक टेकों पर लगातार टिकी होती है उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लगातार, ठीक है। 2 से ज़्यादा टेक पे टिकी होंगे हमेशा। अगर यही 2 सपोर्ट हो जाती तो क्या हो जाता, फिर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बन जाता। लेकिन 2 से ज़्यादा होंगी जरूर, कंपलसरी इसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट होना आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए इसमें रिएक्शन 2 से ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये वाली बीम भी हमारी इनडिटर्मिनेंट बीम होती है। ये दोनों जो बीम है ये कैसी हैं, ये दोनों इनडिटर्मिनेंट बीम है। और इनडिटर्मिनेंट बीम ऐसी बीम होती हैं जिनकी रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन की हेल्प से नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए इनके SFD VMD आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बहुत टिपिकल होते हैं। उसके लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। इन फ्यूचर अगर आप रहे हमारे साथ तो JEE वाले बैच में आपको ये भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। इनके SFD VMD भी सिखा देंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में इन तीनों के SFD VMD हैं और इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मैं तीनों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। डेफिनेशन मैंने सबके समझा दी है। ये डिटर्मिनेंट बीम है, इनको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इनकी रिएक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके SFD VMD भी हम बना लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये बताइए सभी को क्लियर हुआ दोस्तों। ये 5 टाइप थे आपके, मैंने बीम बता दिया, टाइप्स ऑफ बीम बता दिया। अब आगे हम तीसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट की ओर, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। तो अब समझते हैं हम तीसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं, सपोर्ट मतलब हिंदी में टेक बोलते हैं इसको, तो हम यहाँ कह देंगे टेकों के प्रकार। टेकों के प्रकार, ठीक है। सपोर्ट हमारी मेनली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला टाइप, हालांकि आप बीम के टाइप्स में इसको समझ चुके हैं, पहला टाइप होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्ट, 2 नाम होते हैं इसके, रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट। ठीक है। हिंदी में आप इसको सरल टेक कहते हैं। हिंदी क्या होती है इसकी, सरल टेक, ठीक है। सिंपल सपोर्ट की हिंदी है सरल टेक या फिर रोलर टेक, 2 नाम है हिंदी में। अब रोलर टेक का मतलब क्या है, जैसे ये कोई बीम है, यहाँ बना देते हैं, ये कोई भी बीम है और आपने इस बीम को केवल सहारा देने के लिए इसके नीचे यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगा दी।
रोलर लगा दी यहाँ पर, या फिर आप सिंपल भी लगा सकते हैं। सिंपल से मतलब क्या है, जैसे ये बीम है और आपने यहाँ पर नीचे कुछ भी रख दिया है इसके सिंपली यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ रोलर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर रोलर कह दो या सिंपल कह दो। अब रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट क्या होती है, तो रोलर सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जिस पर बीम को सिर्फ सहारा दिया जाता है। यानी कि सहारा देने से मतलब क्या है कि अगर आप इस पर कोई क्षैतिज बल लगाएंगे ऐसे करके, आपने क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो ये बीम आपकी आगे को सरक जाएगी। ठीक है, इधर को, किधर, लेफ्ट साइड में। और अगर आप इधर से लेफ्ट साइड से फोर्स लगाएंगे तो ये बीम आपकी राइट साइड में सरक जाएगी। डेट मीन्स रोलर सपोर्ट में कोई भी बीम आपकी दाएं बाएं सरक सकती है, लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। समझ पा रहे हैं? पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ क्या, कि जो रोलर सपोर्ट होती है, इस सपोर्ट में किसी भी बीम पर जो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं उसका विरोध नहीं करती ये सपोर्ट। यानी क्षैतिज बल का विरोध नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट नहीं करेगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पर ये दाएं बाएं सरक जाती है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई मूवमेंट लगा दें, इस तरह से आपने कोई मूवमेंट लगाया तो बीम ऐसे करके नीचे को हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ रखा हुआ है इसके ऊपर, ये ऐसे करके घूम भी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, रोलर सपोर्ट में बीम दाएं बाएं सरक सकती है और घूम भी सकती है। बीम किसी पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। ठीक है ना, ये दो काम कर सकती है। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स और कौन कौन सा, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, आपने इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशन पढ़ी थी, सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा B बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0। तो यहाँ पर मूवमेंट वाली रिएक्शन भी काम नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन भी काम नहीं करेगी, केवल वर्टिकल वाली रिएक्शन काम करेगी। ठीक है, केवल कौन सी, वर्टिकल वाली रिएक्शन यहाँ पर कार्य करेगी। कैसे, अगर आप यहाँ पर कोई वर्टिकल लोड लगाते हैं ऐसे करके W, तो इस लोड का ये विरोध कर देगा। यानी ये बीम है तो यहाँ पर क्या होगा, इस सपोर्ट पर एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी जो कि केवल वर्टिकल होगी, जो इस W लोड का विरोध करेगी। यहाँ पर इस W लोड का क्या करेगी, ये विरोध करेगी। इतना बताइए, समझ पा रहे हैं? तो इसमें आपको 3 ही पॉइंट मेन याद रखने जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कि रोलर सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जो जिसके ऊपर बीम दाएं बाएं सरक सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, रोलर सपोर्ट में बीम किसी भी पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। 2 पॉइंट हो गए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्षैतिज बल का विरोध और मूवमेंट का विरोध नहीं करता है, ये केवल वर्टिकल लोड का विरोध करता है। तो वर्टिकल लोड लगाना तो ये अब आपके ऊपर नीचे नहीं उठेगी, केवल दाएं बाएं सरकेगी और किसी पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। समझ आया इतना? तो ये क्या हो गया आपका, ये रोलर सपोर्ट हो गया। अब रोलर सपोर्ट में एक जेई के पर्पज से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कितनी रिएक्शन उत्पन्न होती है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है केवल एक रिएक्शन उत्पन्न होगी, वर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन, हिंदी में आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया की संख्या, केवल एक होती है। कौन सी, वर्टिकल वाली। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़? तो ये हो गया आपका रोलर या फिर सिंपल सपोर्ट। क्लियर ना? अगला दूसरे टाइप की बात करते हैं अब। सेकंड है हमारा यहाँ पर हिंज सपोर्ट। दूसरा कौन सा है, हिंज्ड सपोर्ट, या हिंज का एक और नाम होता है पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट। ठीक है, इसका हिंदी होता है हिंज या पिन को हम कहते हैं। ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला, ये आपको याद रखना है। इस तरह से यहीं पर रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ, एक ही रिएक्शन इसमें उत्पन्न होती है, केवल RB। हिंज को कहते हैं कब्जेदार। क्या कहते हैं इसको, कब्जेदार, या फिर दूसरा नाम है इसका पिन का मतलब है पिन होगा, पिन टेक, कब्जेदार टेक या फिर पिन टेक। कब्जेदार से मतलब क्या है, आप सभी ने अपना गेट देखा है, रूम का गेट, उसमें कब्जे लगे होते हैं। अब ध्यान से देखना, चौखट के पास में जिसके अबाउट वो आपका जो गेट होता है, किवाड़ जिसे कह देते हैं गांव की लैंग्वेज में, जब उसे खोलते हैं आप तो जो घूमती है ना, वो जहाँ से जिस पॉइंट से जुड़ी हुई है किवाड़ चौखट से, वहाँ जाके देखना आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि उसमें हिंज लगा होगा। ठीक है, एक छोटी सी पत्ती टाइप से होती है, पिन टाइप से, उसी को हम हिंज कहते हैं। समझ पा रहे? जैसे ये कोई बीम है ये कोई, यहाँ आपने ये बीम बना दी और इस बीम को यहाँ पर क्या कर दिया, हिंज कर दिया। हिंज का मतलब एक पिन टाइप से आपने लगा दिया, सर डी शेप जैसी बना दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आपने एक पिन लगा दी। क्या कर दी, यहाँ एक पिन लगा दी बीम में, और अब ये जो बीम है आपकी, ये बीम इस पिन के अबाउट घूम तो सकती है। जब आपने यहाँ पर पिन लगा दिया, इसको पिन कर दिया यहाँ से, तो क्या कर सकती है,
ये बीम यहाँ पॉइंट जरूर लगा के दिखाएंगे आप, इसमें डी शेप का बना दे, किसी भी शेप में बना सकते हैं, बीच में पॉइंट लगा होगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर पिन कर रखा है इसको, ठीक है। अब अगर आप इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो अब ये आगे को नहीं जाएगी बीम, समझ पा रहे हैं क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ आपने पिन लगा दिया, अब ये इसको रोक देगा। ये जो हिंज लगा हुआ है यहाँ पर, ये हिंज इसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स से अब बीम को आगे नहीं सरकने देगा। यहाँ पर कोई हिंज नहीं था, आप लोड लगाते आगे सरक जाती है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें बीम आपकी दाएं बाएं नहीं खिसकेगी। आप अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो ये आगे को नहीं जाएगी, ठीक है, बट मतलब हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगी ये, इतना समझ पा रहे हैं। एंड अगर आप इस पर मूवमेंट लगाएंगे, मूवमेंट ऐसे करके, तो चूंकि यहाँ पिन है, पिन मतलब हिंज होता है, ये घूम सकती है हिंज के अबाउट, यानी आपने जैसे ही मूवमेंट लगाया तो बीम नीचे को ऐसे रोटेट कर जाएगी, घूम जाएगी। ये दाएं बाएं तो सरक जाती है, लेकिन मतलब दाएं बाएं नहीं सरकती, लेकिन घूम जाती है, समझ पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपकी दाएं बाएं भी सरक जा रही थी और घूम भी जा रही थी, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये केवल घूमेगी, दाएं बाएं नहीं सरकेगी, और ना ही ये ऊपर नीचे मूव करेगी। मतलब ये दो बलों को रोक सकती है। एक तो आप इस पर ऊपर से कोई फोर्स लगा रहे हैं डब्ल्यू, ये वर्टिकल लोड ये वाला, इसको भी रोक देगा। एंड अगर आपने यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, जैसे W1 कह दिया, तो इन दोनों का विरोध करेगा, और इन दोनों का विरोध करने के लिए बीम में दो रिएक्शन उत्पन्न होंगी। इस वर्टिकल वाले के लिए तो यहाँ पर RB उत्पन्न होगा, क्या, RB वर्टिकल रिएक्शन। एंड इस हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, यहाँ जो आपने हॉरिजॉन्टल लगाया है W1, इसके लिए इधर से एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उत्पन्न होगी RH। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट का विरोध करने के लिए कोई मूवमेंट उत्पन्न नहीं होगा, ये घूम सकता है। अब आप क्या कह सकते हैं कि अब वर्टिकल लोड आएगा तो आपका ये बीम ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो ये आपका लेफ्ट राइट भी मूव नहीं करेगा, मतलब दाएं बाएं भी नहीं सरकेगा, केवल अगर आपने मूवमेंट लगा दिया तो ये घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर बोल देंगे नंबर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होंगे 2, कौन कौन से 2, एक तो RB होगा एंड दूसरा RH होगा, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 प्रतिक्रियाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, किसमें, हिंज सपोर्ट के केस में। ये दोनों रिएक्शन उत्पन्न हो रही हैं, इसका मतलब ये दोनों काम नहीं होंगे, ना तो बीम आपकी वर्टिकली मूव करेगी ना ही हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, इन दोनों का विरोध कर देगा ये रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यह मूवमेंट नहीं आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर ये घूम सकता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे के बारे में, तीसरा सपोर्ट। मैं इसको नीचे वाली लाइन को, इसको डायग्राम को मिटा रहा हूँ जिससे हम तीसरा भी समझ सकें इजीली, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा, मैं यहाँ पर रिएक्शन दिखा दूँ इसकी, इसकी वर्टिकल के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RB आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पर RH आ जाएगा। हिंज सपोर्ट जहाँ कहीं भी दिखेगा 2 रिएक्शन काम करेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप लिख लीजिए, तीसरा थर्ड, और थर्ड टाइप है हमारा फिक्स सपोर्ट। कौन सी, फिक्स सपोर्ट। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सब आपको याद कर लेना अच्छे से। फिक्स सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं आबद्ध, हिंदी में आबद्ध ऐसे लिखेंगे ना, अब चेक कर लीजिएगा एक बार, आबद्ध टेक, यस, ठीक है। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है, अब आपने कोई बीम बनाई, जैसे यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ फिक्स सपोर्ट का, यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, ये वाली, यहाँ पर ये क्या फिक्स कर दिया आपने, ये दीवार बना दी कोई, और यहाँ पर इस बीम को फिक्स कर दिया इस दीवार में। अच्छा बनाई देते हैं दीवार, चलिए यहाँ पर छोटा सा डायग्राम, एक ये वॉल है और यहाँ पर आपने इसमें इसको फिक्स कर दिया। मैं कैंटिलीवर का डायग्राम बना दे रहा हूँ, दीवार में फिक्स करके ये वाली बीम। अब आप इस बीम में कुछ भी कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाली। आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो इसका भी ये विरोध करेगा, आपने वर्टिकल फोर्स लगाया इसका भी ये विरोध करेगी। दीवार है, अब ये आपने कोई मूवमेंट लगाया तो इस मूवमेंट का भी ये दीवार विरोध कर देगी। यानी अब ये ना तो दाएं बाएं सरकेगी, ना ऊपर नीचे मूव करेगी, ना ही ये किसी पॉइंट के अबाउट घूमेगी, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें तीन चीज़ें उत्पन्न होंगी, यानी नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएंगे, 2 तो रिएक्शन और 1 मूवमेंट। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक तो ये वर्टिकल लोड के लिए वर्टिकल रिएक्शन उत्पन्न हो गई, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उत्पन्न हो गई हॉरिजॉन्टल, और तीसरा ऐसे मूवमेंट लग रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट भी उत्पन्न हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर 3 चीज़ उत्पन्न होती हैं, 2 रिएक्शन और 1 मूवमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 3 हो जाएंगी। नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गई यहाँ पर आपके 3, कौन कौन सी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। यहाँ पर तीनों चीज़ काम करेंगे इसमें। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, क्लियर है सभी को, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपकी 3 टाइप की सपोर्ट हो गई। रोलर और सिंपल सपोर्ट सबसे साधारण होती है, इसमें केवल वर्टिकल लोड का विरोध करने के लिए वर्टिकल रिएक्शन उत्पन्न होती है, बाकी हॉरिजॉन्टल लोड का विरोध नहीं होगा, मूवमेंट का विरोध नहीं होगा। ये दाएं बाएं सरक जाएगी और घूम भी सकती है किसी पॉइंट के अबाउट। यहाँ पर क्या होगा, हिंज में ये हॉरिजॉन्टल लोड और वर्टिकल लोड दोनों का विरोध करेगा, 2 रिएक्शन उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन ये ना तो दाएं बाएं सरकेगा ना ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, घूम सकता है। फिक्स सपोर्ट में क्या हुआ, फिक्स में ना तो ये दाएं बाएं घूमेगा, ना ऊपर नीचे घूमेगा, ना किसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ठीक है, कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये इसमें 3 रिएक्शन उत्पन्न होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 1 मूवमेंट। समझ आया सभी को? तो ये 3 टाइप की सपोर्ट हो गई आप सभी के, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, इजीली क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं और मैं एक बार आपको टाइप्स ऑफ लोड बता दे रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से टाइप के लोड होते हैं। इनकी डिटेल थ्योरी अब आप बुक से भी पढ़ेंगे तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको PDF दूंगा, वहाँ से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं और अगले टॉपिक नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसको, चलिए फिर हेडिंग लिख लीजिए। चौथा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड। अब ये टाइप्स ऑफ लोड का क्वेश्चन थ्योरी में पूछेगा, 2 तरह से पूछता है। एक तो कहेगा केवल टाइप्स ऑफ लोड, और कभी कभी पूछता है टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। क्या कहता है, ऑन बीम, यानी बीम के ऊपर कितने टाइप के लोड कार्य करते हैं। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का है, जो कि बीम के लिए बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बीम पर जो लोड कार्य करते हैं उनके टाइप की बात करेंगे, ठीक है। यानी धरन पर लोड मतलब भार के प्रकार कौन कौन से टाइप के लोड आपके बीम पर कार्य करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ लोड के बारे में कि लोड कितने टाइप के हैं, बाद में फिर बताऊंगा उनमें से बीम पर कौन कौन से लोड कार्य करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो सबसे पहला टाइप रहेगा हमारा लाइव लोड। एक होता है लाइव लोड और दूसरा होता है डेड लोड। लाइव लोड कहते हैं चल भार और डेड लोड होता है अचल भार। डेड मतलब मरा हुआ होता है, ठीक है, और लाइव मतलब जो चल फिर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों की डेफिनेशन क्या, मैं टाइप ऑफ लोड समझा रहा हूँ अभी आपको। बीम के ऊपर जो लोड है उन्हें नहीं समझा रहा, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, उसे तो लिखवाऊंगा आपको यहाँ पर। तो डेड लोड और लाइव लोड क्या होते हैं। डेड मतलब मरा हुआ, जैसे आपकी बीम है, बीम के ऊपर स्लैब होती है जिसे आप छत कहते हैं। तो बीम के ऊपर जो स्लैब का लोड आ रहा है वो कैसा है, वो डेड लोड है। डेड लोड मतलब हो गया ऐसा लोड जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अगर जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, 1 मिनट बाद मैं आगे चला गया थोड़ा सा, तो मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मेरा जो लोड होगा वो कैसा होगा, वो लाइव लोड होगा। लेकिन टाइम के साथ जिस लोड की पोजीशन चेंज नहीं होती उसे कहते हैं डेड लोड। समझ पा रहे हैं। डेड लोड में कौन कौन से आ जाएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर का स्वयं का जो भार होता है वो डेड लोड होता है। जैसे स्लैब हो गया, स्लैब का खुद का भार बीम के लिए क्या हो गया, वो डेड लोड हो गया, क्योंकि उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, वो एक ही जगह रहेगा हमेशा, ठीक है। ऐसे दीवार का भार हो गया, फाउंडेशन के ऊपर जो दीवार का भार आता है वो भी कैसा है, आपका डेड लोड है। अब बात करते हैं लाइव लोड की। तो लाइव लोड कौन से होते हैं, लाइव लोड वह लोड होते हैं जिनकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे आपके घर में चेयर होगी, टेबल हो गया, इन सब के जो लोड होते हैं ये क्या होते हैं, ये लाइव लोड होते हैं, क्योंकि विद टाइम इनकी पोजीशन बदलती रहती है। अभी यहाँ रखा है, 2 मिनट बाद आपने कहीं और उठा के रख दिया चेयर को, तो ये कैसे है, ये लाइव लोड है, चल फिर रहे हैं ना, खुद से नहीं, आपके द्वारा ही, लेकिन इनकी पोजीशन बदल रही है विद टाइम, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको लाइव लोड कहते हैं। तो डेड लोड, लाइव लोड दोनों में अंतर पहचान लेंगे। तीसरा आपका होता है एक्सियल लोड। कौन सा, एक्सियल लोड। जैसे ये कोई बीम है, ये बीम है, अब इस बीम की ये अक्ष होती है, ठीक है, ये वाली अक्ष। तो इस अक्ष पे जो लोड कार्य करेंगे, जैसे मैंने इस बीम को यहाँ से पकड़ के इधर खींच दिया, या फिर मैंने इधर फोर्स लगा के इधर खींच दिया, ये टेंसाइल नेचर का है। लेकिन टेंसाइल में कौन सा है, एक्सियल टेंसाइल लोड है, यानी इसकी अक्ष पे लग रहा है। तो जब किसी भी स्ट्रक्चर की अक्ष पे जो फोर्स कार्य करते हैं उन्हें हम एक्सियल लोड कहते हैं। ये एक्सियल टेंसाइल भी हो सकते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर ये आपके अंदर की ओर एरो करके होता तो इनको एक्सियल कंप्रेसिव लोड कह देते। इतना समझ पा रहे हैं। तो आपका एक तीसरा टाइप ये हो गया, पहला हो गया डेड लोड, दूसरा लाइव लोड, तीसरा हो गया एक्सियल लोड, ठीक है। एक्सियल के बाद आपका चौथा जो आता है लोड आपका, वो आता है ट्रांसवर्स लोड। कौन सा, बीम के ऊपर जो अक्ष के परपेंडिकुलर कार्य करता है, ये वाला, ये कौन सा लोड होता है, मैंने आपको बीम की डेफिनेशन में भी इसके बारे में बताया था। इसको हम ट्रांसवर्स लोड या लेटरल लोड कहते हैं।
पार्श्व भार या फिर अनुप्रस्थ भार इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, वह लोड जो बीम की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कार्य करता है वो ट्रांसवर्स लोड या लेटरल लोड होता है। ठीक है ना, ये भी समझ आ गया आप सभी को इस लोड के बारे में। इसके अलावा आप डायरेक्ट लोड की बात करें तो डायरेक्ट लोड आपका एक्सियल लोड जो था उसी को हम डायरेक्ट लोड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक टाइप थे लोड के जो मेन। अब ये जो ट्रांसवर्स लोड है, क्योंकि बीम पर सिर्फ एक ही लोड कार्य करता है और वो होता है कौन सा, ट्रांसवर्स लोड। बीम पर जो लोड कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लोड। हिंदी में आप बोल सकते हैं अनुप्रस्थ भार। अब ये लोड अलग अलग प्रकार से लगता है। अगर एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहा है, किसने, एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है, तो ये पहला टाइप का लोड हो जाएगा आपका। कौन सा लोड हो जाएगा, पहले टाइप का पॉइंट लोड। अब यहाँ से जो आपके सिलेबस में है उन लोड की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट लोड या इसी का दूसरा नाम होता है, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, अब अपने टॉपिक पे आ जाओ आप लोग। ठीक है, उस समय मैंने आपको बता दिया डिटेल में। एक्स्ट्रा जो लोड जितने टाइप के थे वो आपकी बुक में सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं। लोड के टाइप, डेड लोड, लाइव लोड, वो सब आपकी नॉलेज के लिए थे। सिर्फ यहाँ पर मेन ये वाले हैं जो आपके SFD BMD में काम आने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट लोड का ही दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। हिंदी में बात करें तो पॉइंट लोड की हिंदी होती है बिंदु भार। पॉइंट मतलब बिंदु, तो बिंदु भार, या कॉन्सेंट्रेटेड मतलब संकेंद्रीय भार। ठीक है, अब इसको समझेंगे अच्छे से थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ से अब इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है आपका, थोड़ा फोकस करना है सामने। ये कोई बीम है, अब मैं बीम का केवल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। ये सिंपली सपोर्टेड सपोज बीम है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों पर रिएक्शन है RA और RB। ठीक है, ये अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। इसकी लंबाई सपोज ये L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये L। एक चीज़ और बता दूँ, जो सपोर्ट होती है, इनके सपोर्ट के बीच में जो लंबाई होती है ना, लेंथ, इसका दूसरा नाम स्पैन होता है। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसे स्पैन और हिंदी में पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट। इस लेंथ को ही हम स्पैन कहते हैं। दोनों सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसी भी बीम की, वो क्या कहलाती है, वो स्पैन या फिर पार्ट कहलाती है हिंदी में। ठीक है, तो सपोज L इसका स्पैन हो गया। अब अगर आप इस बीम के किसी भी एक निश्चित पॉइंट पे लोड लगा रहे हैं, कहाँ पर, निश्चित पॉइंट पे अगर आपने लोड लगा दिया, जैसे मैंने पॉइंट C मान लिया, और इस पॉइंट C के ऊपर ही केवल लोड लग रहा है, तो ये जो W लोड है ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पॉइंट लोड कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, तो पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक ऐसा लोड होता है जो किसी भी बीम के केवल एक बिंदु पर कार्य करता है। ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, हम पॉइंट लोड कहते हैं। अच्छा, वास्तव में पॉइंट लोड संभव नहीं होता है। क्यों संभव नहीं होता है, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर पे एक जगह लोड लगा देंगे तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा आपका। इसीलिए स्ट्रक्चर में जब हम रेनफोर्समेंट यानी सरिया प्रोवाइड करते हैं ना छत में या बीम में, तो वो लोड को क्या करता है, पॉइंट लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सभी में फैला देता है, UDL में चेंज कर देता है उसको वो। इसीलिए पॉइंट लोड संभव नहीं होता। लेकिन हम डेफिनेशन पढ़ने के लिए क्या बोल देंगे, पॉइंट लोड एक ऐसा लोड होता है जो किसी भी बीम के किसी एक निश्चित बिंदु पर कार्य करता है, उसे पॉइंट लोड कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, इसकी यूनिट, पॉइंट लोड की यूनिट क्या होती है, या तो ये न्यूटन में दिया जाएगा आपको या फिर किलो न्यूटन में दे रखा होगा ना, और ज़्यादा दिया होगा तो KGF में दे रखा होगा, किलोग्राम भार में। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए ETC। हालांकि न्यूटन या किलो न्यूटन में होगा ये। ठीक है, डिनोट इसको हम कैपिटल W से कर देते हैं। किससे, कैपिटल W से इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन समझ गए सभी दोस्त, क्या है डेफिनेशन, वह लोड जो किसी भी बीम के किसी एक निश्चित बिंदु पर कार्य करता है उसे पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन या किलो न्यूटन होता है। अब दूसरे टाइप के लोड के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये वाला लोड आप सबको थ्योरी इसकी मिल जाएगी PDF में, वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा जो लोड है इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम यूनिफॉर्मली का U ले लो, डिस्ट्रीब्यूटेड का D और लोड का L, शॉर्ट में UDL कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, UDL। अगर हिंदी में बात करें यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित होता है, बांटना किसी चीज़ को, वितरित, लोड मतलब भार, एक समान वितरित भार या फिर सम वितरित भार भी कहते हैं इसको हिंदी में, क्या, सम वितरित भार। ठीक है,
अब यूडीएल को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, और इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट लोड वाला डायग्राम मिटाने जा रहा हूँ, आप चाहे तो इसको बना लीजिए एक बारी, ठीक है। देखिए अब इसको समझेंगे, किसको, यूडीएल को। ये कोई बीम है, देखो अब यूडीएल दो तरह से लगता है किसी बीम पे। ये मैंने कोई बीम बना रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। एक और दूसरा इसके पास यहाँ ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये वाला। इसके दो सिंबल होते हैं, एक तो ये ऐसे रेक्टेंगल बना रखा होगा इसके ऊपर आयत जैसा। अगर किसी भी बीम के ऊपर ऐसे आयत जैसा बना दिखाई दे और इधर आपको बहुत सारे लोड ऐसे लगे हुए हों, तो ये सब पॉइंट लोड नहीं है, ये सब क्या है, ये सब यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल है ये। यानी कि ये एक समान रूप से बटे हुए हैं पूरी बीम के ऊपर, ठीक है, एक समान रूप से दिख रहा है ना। जितनी ऊंचाई से यहाँ से लग रहा है उतनी ऊंचाई से यहाँ से लोड लग रहा है, सेम हाइट से लग रहे हैं सभी लोड, तो क्या ये यूडीएल है, ठीक है। इसके अलावा इसको स्प्रिंग की तरह भी लगा देते हैं, इस तरह से ऐसे भी लगा देते हैं, दो दो सिंबल हैं इसके। इसका जो यूनिट होता है इसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है, जबकि वहाँ पर कैसा था, वो कैपिटल डब्ल्यू था पॉइंट लोड जो था, और ये कौन सा है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, क्लियर ना। इसका जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर में या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर में होता है। दोनों ही डायग्राम किसके हैं, ये यूडीएल के ही हैं। अब यूडीएल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी बीम पर ही लगाया जाए, बीम की कुछ लंबाई पे भी लगा हो सकता है, ये यहाँ तक भी लगा हो सकता है, इतनी लंबाई पर इधर पॉइंट लोड लग जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, हम डिफाइन करेंगे कि इसकी यूडीएल की डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से। इसमें बोलेंगे बीम की पूरी लंबाई पर या फिर कुछ भाग पर, बीम के टोटल स्पेन पर या फिर कुछ पार्ट पर एक समान रूप से बटा हुआ भार क्या कहलाता है, यूडीएल कहलाता है। समझ पा रहे हैं ना, बीम की टोटल लंबाई पर या फिर कुछ लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ भार क्या कहलाता है, यूडीएल कहलाता है। एंड यूडीएल की यूनिट क्या होती है, अब सुनिएगा ध्यान से। यूडीएल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। क्या होती है यूडीएल की यूनिट, या तो न्यूटन पर मीटर में देगा या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में देगा, मतलब प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से बटा हुआ होता है ये। अगर यहाँ पर इसकी लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, तो ये एल लेंथ पर एक समान रूप से बटा हुआ है, यहाँ भी सेम एल लेंथ है, ठीक है। अब ये तो यूडीएल था स्मॉल डब्ल्यू से, जिसको हमने डिनोट किया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका टोटल लोड कितना निकालेंगे, ये तो सब यहाँ पर बटा हुआ है, एक समान रूप से बट रहा है हर जगह, तो टोटल लोड की वैल्यू कितनी होगी, किसकी, टोटल लोड। तो यहाँ पर टोटल लोड निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, वही स्टैंडर्ड है आपके लिए, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। क्या निकाल दीजिए, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। आप लोडिंग वाले डायग्राम का एरिया निकाल दीजिए। लोडिंग डायग्राम ये है, इसका एरिया आपको निकाल देना है। तो यहाँ से टोटल लोड कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये स्मॉल डब्ल्यू, ये पूरा इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू है, लंबाई कितनी है, एल है। तो चौड़ाई इंटू लंबाई होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ से W इंटू एल हो जाएगा, स्मॉल w इंटू एल। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल लोड आ जाएगा निकल के। तो जब भी किसी बीम पर यूडीएल लगा होगा, ध्यान रखेंगे, अगर उसको टोटल लोड में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा जितनी लेंथ तक वो लगा हुआ है उतनी लंबाई से गुणा कर देंगे। एल तक लगा था, एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहीं पे मैं यूडीएल कहता, ये यूडीएल आपका केवल L/2 लेंथ तक लगा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये L/2 है, और टोटल लेंथ मान लो ये वाली L थी। अब मैंने कहा ये W इंटेंसिटी का था न्यूटन पर मीटर में, मैंने बोला इस केस में टोटल लोड कितना आएगा, तो क्या बोलेंगे, स्मॉल w इंटू कितनी लेंथ तक लगा है, L/2, तो L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी लंबाई तक ये लगा होगा उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लोड निकालने के लिए। बताइए, इतना समझ आया ना, सभी को क्लियर हुआ इतना। एक और चीज़, अब ये जो टोटल, जैसे मैंने इसको टोटल लोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो टोटल लोड है, अब ये इसमें से कितनी लंबाई पर कार्य करेगा, कहाँ पर कार्य करेगा टोटल लोड। तो यूडीएल के केस में हमेशा ध्यान रखना, टोटल लोड कहाँ पर काम करता है, इसके सेंटर पर। कहाँ पर, सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर पर कार्य करता है। सेंटर पर कार्य करने से मतलब क्या, अगर ये लंबाई एल है तो कितनी दूरी पर काम करेगा, L/2 डिस्टेंस पर कार्य करेगा, L/2 डिस्टेंस पर। समझ पा रहे हैं ना, L/2 लंबाई पर कार्य करेगा ये, ठीक है, हमेशा सेंटर पर। आयत का सेंटर कहाँ होता है,
रेक्टेंगल है, सेंटर बिल्कुल बीच में होगा इसका, बीच का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L/2, तो ये L/2 डिस्टेंस पर कार्य करेगा। अगर मैं इसका टोटल लोड निकाल दूँ ऐसे W, कैपिटल W, तो वो कहाँ पर कार्य करेगा, वो इसके सेंटर पर कार्य करेगा। समझ पा रहे हैं ना सभी दोस्तों को, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अभी के लिए से मिटा रहे हैं, तो आपको डायग्राम इसमें ये और ये दोनों बनाने होंगे। इन दोनों डायग्राम को बनाएंगे और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वह लोड जो बीम की कुल लंबाई पर या कुछ भाग पर एक समान रूप से बटा होता है उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होती है। इसमें जो टोटल लोड निकालते हैं W/L होता है, मतलब लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड ये टोटल लोड इसके सेंटर पर कार्य करता है। सेंटर से मतलब क्या, जितनी भी लेंथ तक लगा है उसकी आधी दूरी पर ये कार्य करता है, UDL। क्लियर हुआ। अब तीसरे टाइप की लोड की ओर मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो आपको समझ आ रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप SFD BMD के डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे उनको, तो वहाँ बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। और ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और थ्योरी की बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको पूरा PDF मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। जितना पढ़ा देंगे आज के लेक्चर में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तीसरे टाइप पर आते हैं, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं, यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होती है। और टोटल लोड जो इसमें निकालते हैं W/L आ जाता है निकल के, ठीक है। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा आपका UBL, ये और आपके सिलेबस में यूनिफॉर्मली कौन सा था, UBL, हाँ, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली का U ले लो, वेरिंग का V ले लो और लोड का L, तो इसको UBL कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं, UBL। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, एक समान या सम कह सकते हो आप, एक समान रूप से। वेरी करना मतलब होता है बदलना, वेरिंग मतलब बदलना, एक समान रूप से बदलता भार। अब एक समान रूप से कैसे बदलेगा भार, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इधर डायग्राम बनाएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। 2-3 डायग्राम समझा रहा हूँ इसके। एक समान रूप से बदलने से मतलब है, जैसे ये है आपका कोई भी बीम, और इस बीम पे आपने लोड लगाया, क्या पहले लोड को कम रखा, बाद में ज़्यादा कर दिया लोड, ये मतलब ट्रायंगल की फॉर्म में लग जाएगा ऐसे। यहाँ पर लोड कम है, यहाँ और बढ़ाया, यहाँ और बढ़ाया, यहाँ और बढ़ाया, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते ले गए आप और अंत में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ये वाला। इसका अपोजिट भी आप बना सकते हैं। कैसे, इधर तो आपने ज़्यादा लगा दिया लोड, इस साइड को ज़्यादा लगा दिया लोड और इस साइड को बिल्कुल कम लगाया, ऐसे। तो ये डायग्राम आप इस तरह भी बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से फिर थोड़ा कम हुआ, इधर और कम हुआ और कम हुआ, इस तरह से कम घटते घटते कम हो गया। ये भी आपका बीम की टोटल लंबाई पे भी लग सकता है और बीम की कुछ लंबाई तक भी लग सकता है, ठीक है। इसके यूनिट भी हम न्यूटन पर मीटर में ही लेते हैं। अगर ये मैंने कह दिया स्मॉल w न्यूटन पर मीटर है, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर में ये लगता है। लेंथ इसकी कितनी है, L है। यहाँ भी लेंथ कितनी है इसकी, L है, ये वाली, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या होगी, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे वह लोड जो बीम की कुछ लंबाई तक या टोटल लंबाई तक एक समान रूप से बदलता हुआ लगता है। एक समान रूप से बदल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ से फिर घटते घटते कम हो गया, ऐसे यहाँ देखेंगे यहाँ से बढ़ता जा रहा है। एक समान रूप से बढ़ते क्रम में या एक समान रूप से घटते क्रम में लगता है तो वो क्या होता है, आपका UBL होता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम टोटल लोड निकालते हैं, टोटल लोड वो अलग आता है निकल के। टोटल लोड का भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम का आपको एरिया निकालना है। तो टोटल लोड कैपिटल W क्या हो जाएगा, अब इसका एरिया क्या आएगा, आप खुद देखिए। इसकी ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, बेस कितना है इसका, L है, और हाइट कितनी है इसकी, W है। W इंटेंसिटी का है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया टोटल लोड क्या आ जाएगा, WL/2। टोटल लोड यहाँ पर कितना आता है आपका, WL/2 निकल के आता है, ठीक है। और ये लोड भी कहाँ काम करेगा, UBL भी सेंटर पर ही कार्य करता है। UBL भी कहाँ लगता है, सेंटर पर
कार्य करता है, सेंटर पर कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर कहाँ होगा इसका, यहाँ पर सेंटर ट्रायंगल है, ये मैं ट्रायंगल है तो इसको थोड़ा सा मिटा के साफ सा बना दे रहा हूँ। ये वाला जरूर बना लेना आप लोग, मैं सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि और आपको अच्छे से क्लियर हो सेंटर कहाँ होगा इसका। ठीक है, बस समझ लें अभी आप, फिर तो आपको नोट्स मिलेंगे तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है। अब हम इसी तरह टाइम बचा बचा के पढ़ेंगे अपना, तो जल्दी से कोर्स कवर करा दें आपको। ठीक है, सेंटर पर कार्य करता है। अब ये है आपका, सपोज मैंने यहाँ बना दिया, ये बना दिया मैंने, ये बीम है, इस बीम पर ये लग रहा है आपको कोई क्या, ये यूबीएल लग रहा है, ये यूबीएल लग रहा है जो ट्रायंगल की फॉर्म में W न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर लंबाई L थी, अब मैंने कहा इसको अगर आपने टोटल लोड में कन्वर्ट किया तो वो टोटल लोड कहाँ काम करेगा, आप बोलेंगे सेंटर पर। ये त्रिभुज है और ट्रायंगल का मैंने आपको CG पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर ट्रायंगल हो कोई भी, ये ट्रायंगल है तो इसका CG कहाँ होता है, तो आपको पता होगा B/3 और H/3 डिस्टेंस पर होता है, चौड़ाई का भी 3 और ऊंचाई का भी 3 डिस्टेंस पर। तो हमें यहाँ पर अगर इधर से बात करें, इधर से ये वाली डिस्टेंस, ये थोड़ा और इधर ले लो यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर टोटल ये L है तो ये L/3 होगी, कितनी, L/3 डिस्टेंस पर। तो हमें यही पता करना था। तो अगर बात करें इसकी हम UBL की, तो जिधर परपेंडिकुलर साइड होती है, जिधर का लोड ज़्यादा होता है, उस साइड से L/3 डिस्टेंस पर लगता है इसका टोटल लोड। अगर इस साइड से बताएंगे, कम वाले की साइड से इधर से बताना हुआ आपको, इधर से, तो इधर से L में से L/3 घटा दीजिए तो 2L/3 बचेगा, कितना, 2L/3। तो इस साइड से 2L/3 डिस्टेंस पर ये कार्य करता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पर ट्रायंगल का सेंटर होगा। ये सब पॉइंट आपको आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे मैं बहुत यूज होंगे, बार बार याद रखिएगा। जब भी यूडीएल की बात करेंगे, यूडीएल का सेंटर L/2 डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि वो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का सेंटर आधी डिस्टेंस पर कार्य करता है। यूबीएल का सेंटर हमेशा ट्रायंगल होता है, यूबीएल, तो ट्रायंगल में क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर की साइड से L/3 पर या दूसरी साइड से 2L/3 पर हो जाएगा। ठीक है, इसी डायग्राम को अगर मैं उल्टा करके बना देता, ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, और जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसके 5 मिनट बाद ही टेलीग्राम पर PDF भी भेज देंगे। अगर मैं इसी को इस तरह बनाता, इस तरह से मतलब क्या, इधर को कम रखता और इधर को ज़्यादा लोड रखता, ऐसे ऐसे बनाता, तो अब इसका आप बता सकते हैं कहाँ पर होता सेंटर, ये L लंबाई है। तो अब सेंटर इसका यहाँ तो हो जाता है, इधर से इस साइड की डिस्टेंस ये वाली, ये L/3 होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर इस साइड आ गया ना, तो परपेंडिकुलर से हमेशा L/3 डिस्टेंस पे हो जाएगा ये। बल्कि दूसरी साइड की ये वाली कितनी हो जाती है आपकी, 2L/3 डिस्टेंस हो जाती है। ये बताइए सभी समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर काम करता टोटल लोड W, जो WL/2 आया है निकल के। ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में, ये इसका यूज होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि अब आप नोट्स से थ्योरी लिखेंगे या पढ़ेंगे उसे तो ईजी लगेगा पढ़ने में आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इन 4 टॉपिक को ही रखते हैं जो स्टार्टिंग के बेसिक टॉपिक थे, बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया होगा क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया था, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम ले लिया थोड़ा सा, बट परेशान ना हो, आपको यूजफुल रहा होगा लेक्चर। अगर आपकी हेल्प हुई है, इससे पसंद आया है लेक्चर, तो आपकी चॉइस, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, एंड मेरे पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए 1-2 कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।